हेलो बच्चों, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ मैं आई हूँ गवर्नमेंट लेक्चरर सरिता एट सावलुदा पुरोहितान सीकर। आज हम बात करेंगे जो संधारित्र होते हैं उनके समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखो, सबसे पहले आपकी बात करेंगे हम कि संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन से अभिप्राय है कि 1, 2 या 3 इन अलग अलग अपन जो संधारित्र लेते हैं समान क्षेत्रफल की प्लेट्स में, उनको हम लोग जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने में इसकी दो प्रोसेस होंगी। एक इसमें होता है, इसका होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, और जो दूसरा होता है वो होता है समांतर क्रम संयोजन। अब जैसे ये श्रेणी क्रम संयोजन है, हमने पहले ही बात कर ली है कि संधारित्र का सिंबल हम किससे लेते हैं, इसी से लेते हैं, जिन पर आवेश, ये जो दोनों प्लेटें ले रही हैं उन पे आवेश क्या आ रहा है, परिमाण में समान आ रहा है। एक पर प्लस क्यू, एक पर माइनस क्यू अगर चार्ज लेते हैं। तो जो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन से मैं थोड़ा सा आपको पहले हिंट दे देती हूँ, उसके बाद में हम डिटेल में इन दोनों की बात करेंगे। तो जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें क्या होता है कि जो संधारित्र होते हैं इस तरीके से लगे हुए होते हैं, श्रेणी में सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हो गया, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है अपना समांतर क्रम में क्या होगा, इनमें इस तरीके से ये लगे हुए होते हैं। जितने भी हम संधारित्र ले रहे हैं उनको ऐसे समांतर क्रम में ये एक दूसरे के क्या रहते हैं, सबके सब पैरेलल चलते हैं, और ये क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ में लगातार क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो अब सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, श्रेणी क्रम संयोजन की। तो जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है वो ये होता है कि हम क्या ले लेते हैं, 3 संधारित्र लेते हैं, C1, C2 और C3। हमने 3 संधारित्र लिए हैं, C1 और C2 और C3, जिनका क्षेत्रफल हमने क्या ले लिया, समान ले लिया है, और जो बराबर दूरी के ऊपर है। अब बात पहले इसके जो अपना परिपथ चित्र होता है, सर्किट डायग्राम, उसकी करते हैं। तो हम क्या ले रहे हैं, 3 संधारित्र ले रहे हैं। तो देखो, श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन कौन सा ऐसा क्या किसे कहते हैं, तो श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें जो परिपथ के अंदर संधारित्रों के ऊपर आवेश का मान क्या रहता है, समान होता है, और संधारित्रों के लिए 3 अलग अलग संधारित्रों के लिए आवेश का मान समान और विभव का मान क्या रहता है, अलग अलग रहता है। तो हमने ये C1 संधारित्र लिया है, ये C2 संधारित्र लिया है, और ये तीसरा हम 3 संधारित्र लेके चल सकते हैं। आप 4, 5, 2 कितने में भी कर सकते हो। तो ये जो संधारित्र है इनको हम बिंदु दे देते हैं A और B बिंदु, और इनको किससे जोड़ देते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं, जिस पर विभव का मान क्या है, V है। अभी मैंने क्या कहा कि यहाँ जो आवेश हो रहे हैं, आवेश का मान क्या आ रहा है, समान, इनकी सब में बराबर धारा बह रही है। यहाँ क्या होगा, प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, और प्लस क्यू माइनस क्यू। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिस पर प्रत्येक संधारित्र के लिए जो आवेश है उसका मान समान, परंतु धारिता व विभव क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहलाता है। मैंने C1, C2 और C3 तीनों के लिए जो विभव हैं हमारे, वो क्या ले लिए, V1, V2 और V3 ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनके लिए मान निकालना है। हमने कहा है कि जो विभव है वो टोटल क्या आ गया, V, क्योंकि विभव V बराबर क्या आ जाता है, कुल विभव अलग अलग आ रहे हैं, तो सबका ये V बराबर, तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा कि नहीं होगा, यही होगा ना। अभी हम बात करेंगे किसके, हमारे को पता है कि जो संधारित्र होता है, संधारित्र का सूत्र क्या होता है, C = होता है Q/V। आवेश सब में क्या है, समान है। तो हमने कि भी प्लस Q आवेश का जो प्रथम संधारित्र है उसको बिंदु A से जोड़ दिया है, और उसका जो नेगेटिव सिरा वो C2 के प्लस से, और C2 का नेगेटिव C3 के प्लस से, और C3 का जो नेगेटिव सिरा वो किससे जुड़ा हुआ है, B सिरे से जुड़ा हुआ है, और A और B को हमने किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया, जिसका विभव क्या है, V है।
तो और C1 C2 और C3 में तीनों के अंदर जो विभव का मान है V1 V2 और V3 अलग अलग आ गया। तो और टोटल जो इसका परिणामी विभव V बराबर क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। हम यहाँ बात कर रहे हैं कौन से की, सीरीज़ के लिए। तो सीरीज़ के लिए हम जो संधारित्र की धारिता है वो क्या ले लेंगे, CS ले लेते हैं। ये किसको बता रही है, इसकी परिणामी धारिता को बताती है, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। यहाँ से हमें किसकी मान वैल्यूज़ निकालनी होगी, V1 V2 V3 की। तो इससे हमारे पास क्या समझ में आया, V बराबर क्या हो गया, Q/C हो गया। तो जो V1 विभव वाला है या C1 जो अपना धारिता का संधारित्र है C, उसके लिए V1 विभव V1 बराबर क्या जाएगा, Q/C1। V2 बराबर क्या जाएगा, Q/C2। और V3 बराबर क्या जाएगा, Q/C3। और इसी प्रकार ये जो विभव है हमारा परिणामी विभव, तो उसकी जो परिणामी धारिता है क्या आ जाएगी, CS हमने लिए, तो ये क्या आ जाएगी, V = आ जाएगा Q/CS। ये सारे मान हम किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख दिए। तो हमारे पास क्या आ जाता है, Q/CS = आएगा Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। यहाँ से जो Q है इस साइड से भी कॉमन आ रहा है, इधर से भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो कटेगा या नहीं कटेगा। तो ये क्या आ जाता है, Q/CS = Q को लिया हमने कॉमन, और ये आ गया एक C1 C2 1/C3। Q से Q कैंसिल हो गया। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारा जो धारिता है वो क्या प्राप्त हो जाती है, 1/CS = क्या जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर हम भाषा के रूप में इसकी बात करना चाहते हैं तो ये क्या जाएगी कि इसकी जो परिणामी धारिता का व्युत्क्रम है वो क्या होगा, प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के इक्वल होता है। दूसरी बात, हम ये अपने को पहली बात ये समझ में आती है कि भाई हमें जो श्रेणी क्रम में जो संधारित्र है उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों इसको हम कंबाइन करते हैं। तो वो इसलिए कि अगर हमारे पास विभव का मान क्या आ रहा है, उच्च विभव के लिए बात करें तो उनको अगर अलग हमें क्या करना है, कम धारिता वाले अगर संधारित्र में बनाना हो, क्या कहा हमने, अगर विभव क्या आ रहा है, उच्च आ रहा है और हमें कम धारिता के अगर किसी संधारित्र को बनाना है तब हम किसको काम में लेते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन को लेते हैं। एक बात इसके लिए। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें अगर कोई सा भी संधारित्र ले लो, इसकी जो न्यूनतम धारिता होगी, जिस अगर C1 की क्या है मिनिमम, इन तीनों में से मिनिमम धारिता अगर C1 की ले लेते हैं तो जो इसका परिणामी आएगा इस मिनिमम वाले से भी क्या आएगा, कम हमें प्राप्त होता है। अब इसके बाद में हम आगे इसकी बात करेंगे। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं यहाँ से कि हम श्रेणी क्रम संधारित्र बनाते क्यों हैं, कि उच्च विभव वालों को क्या कम धारिता के अगर संधारित्र बनाने हैं हमें, तब किसका काम में लेते हैं, हमें श्रेणी क्रम संयोजन का लेते हैं। और इसमें जो मिनिमम अपनी धारिता होती है उससे भी कम धारिता की हमें क्या प्राप्त होता है, परिणामी संधारित्र की धारिता प्राप्त होती है। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने क्या लिए, 3 संधारित्र लिए, अगर इसकी जगह क्या आ जाए, n संधारित्र आ जाते हैं। n संधारित्र का क्या जाएगा, फिर उतने ही सब संधारित्रों का, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में जो परिणामी संधारित्र की धारिता है उसका व्युत्क्रम क्या होता है, सभी संधारित्रों के व्युत्क्रम की धारिताओं का बीजगणितीय सीधा योग होता है। तो ये लो C1 प्लस क्या आ गया C2 1/C3, अगर n तक ले रहे तो क्या आ जाता है 1/Cn। ये किसके लिए आ जाएगा, अगर इसमें n संधारित्र है। तो न्यूमेरिकल के लिए बात ये आती है कि अगर जितने संधारित्र दिए हुए हों उसी हिसाब से आपको करने। अब जैसे एग्ज़ाम के लिए भी आ सकता है, एग्ज़ाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये तो मैंने 3 संधारित्रों का एग्जाम्पल लेके बताया, यहीं अगर ये पूछ लिया जाए कि श्रेणी क्रम संयोजन को आप समझाइए या सीरीज कॉम्बिनेशन को समझाइए फॉर कैपेसिटर, कि इसमें अगर 2 संधारित्र जुड़े हुए हो तो आपको सिर्फ कितना करना है, C1 और C2 2 ही संधारित्र लेने, तीनों संधारित्रों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 5 का पूछता है तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में कितने संधारित्र चाहिए, 5 संधारित्र चाहिए।
तो ये हमारे पास n संधारित्र के लिए आ जाए। अब अगर ये संधारित्र हम क्या ले लें, समान धारिता के ले लेते हैं। अगर समान धारिता का मतलब क्या आ जाएगा कि C1, C2, C3 इन सब को क्या ले लेते हैं, Cn तक क्या ले लें, इक्वल ले लेते हैं। मैं एक नाम ले लेती हूँ C डैश, ठीक है। यानी कि प्रत्येक जो संधारित्र है उसकी धारिता कितनी आ रही है, C डैश आ रही है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, सबकी वैल्यूज़ लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/C डैश प्लस 1/C डैश। इसी प्रकार से जो Ny है उसका भी क्या आ जाएगा, C डैश। ये कितने हैं, n संधारित्र हैं, उनके लिए n संधारित्र। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये n/ क्या आ गया, C डैश, और तो CS की वैल्यू आ जाएगी C डैश/n। तो यहाँ से भी देखो ये आ रहा है कि जो मिनिमम है उसके भी जितने उसमें भाग लग रहा है n का, और वो किसके बराबर होता है, उसके सीरीज कॉम्बिनेशन में संधारित्रों की धारिता के क्या आता है, इक्वल होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी अपने पास आ सकता है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिद्ध करो कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए परिणामी धारिता का मान कुल धारिता के क्या हो गया, कुल धारिता का कितना होता है, nवां भाग होता है। उसका मतलब हो जाएगा कि हमें कितने भाग ले रहे हैं, n भाग ले रहे हैं, ठीक। अभी अगर हम बात करते हैं, अगर इन्हीं के बीच में हम क्या लगा देते हैं, अगर कोई पैरा वैद्युतांक भर दिया जाए, ठीक है। मैं ये क्या कह रही हूँ कि यहाँ अपन क्या भर दे, एप्सिलॉन R1 का, इधर भर देते हैं एप्सिलॉन R2 का, इधर भर देते हैं एप्सिलॉन R3, पैरा वैद्युतांक भर देते हैं। और इसकी मोटाई T1 ले लूँ, इसकी मोटाई T2 ले लेती हूँ, और इसकी मोटाई क्या ले ली हमने, T3 अगर ले लेते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगी, धारिता क्या होगी। तो उसकी बात करें तो ये मैं मिटा देती हूँ अभी। वही n संधारित्र ले लो, चाहे 3 अपने संधारित्र ले लो, 3 के लेना है तो अपन इसी को लेते हुए चलेंगे आगे। तो देखो C = हमें क्या पता है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। अगर क्षेत्रफल क्या आ रहा है, एरिया इक्वल ले लेते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R, मैं सिर्फ C एक बार C की बात कर रही हूँ, A/ क्या आ जाता है, मोटाई क्या आ गई इसकी, T1 मोटाई ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, C1 के लिए क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन R1, और इसी तरह C2 संधारित्र के लिए क्या आ जाती है, पैरावैद्युतांक वायु का एप्सिलॉन 0 होता है, एप्सिलॉन R2 A/ क्या आ गया, T2। और इसी तरीके से C3 = क्या आ जाता है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R3 A/ क्या आ गया, T3। तो यहाँ से अपने पास जो श्रेणी क्रम के लिए धारिता होगी वो क्या आ जाएगी, वैल्यूज़ रखेंगे। तो ये आ गया T1 एप्सिलॉन 0, मैं सीधा व्युत्क्रम कर रही हूँ, देखो अभी समझा देती हूँ, एक करके बता देती हूँ। 1/ क्या आ रहा है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 A/ क्या आ रहा है, T1। यही आ रहा है ना, मैंने T1 को क्या ले लिया, ऊपर ले लिया है, तो ऊपर लेने से ये जो वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, T1 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 × A। इसी प्रकार जो C2 के वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 A प्लस T3 क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R3 और A। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 1/CS। ये आ गया A एप्सिलॉन 0, तो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो अंदर ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचता है, T1 एप्सिलॉन R1 प्लस T2 क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन R2, और प्लस क्या गया, T3 आ गया एप्सिलॉन R3। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ रहा है, 1/ इसके व्युत्क्रम आ रहा है। और ये अगर सीधी बात करते हैं CS का, तो ये क्या आ जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इसको क्या कर दो, A एप्सिलॉन 0 क्या आ जाएगा, T1 एप्सिलॉन R1 प्लस T2 एप्सिलॉन R2 और प्लस T3 एप्सिलॉन R3। वहीं अगर अपने को ये कह दिया जाए कि कोई n संधारित्र है, n पैरावैद्युतांक भरे हुए हैं, तब हम क्या करेंगे। तो इसके लिए अगर CS किसके लिए, मैं n पदों के लिए भी साथ में बता देती हूँ, यानी कि n संधारित्रों के लिए। तो CS = ये अगर हम क्षेत्रफल है समांतर प्लेटों का क्या ले रहे हैं, जो अपनी प्लेट हैं संधारित्र की, उनका क्षेत्रफल क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, मोटाई अगर अलग अलग पैरावैद्युतांक के भरे हुए हैं तब एप्सिलॉन R1 प्लस T2 एप्सिलॉन R2 और Tn क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन Rn।
तो इस तरीके से हमारे पास जो श्रेणी क्रम संयोजन है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटेंस का जो मान निकाला है हमने, इस तरीके से ये प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होगा समांतर क्रम संयोजन। तो अब बात करते हैं हम किसकी, समांतर क्रम संयोजन की बात करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट है हमारा क्या, समांतर क्रम संयोजन होगा। लेकिन उससे पहले एक और बात बता देती हूँ आपको कि इसमें जो आवेशों का अनुपात होता है, आवेशों का अनुपात होगा क्या, Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3, वो क्या रहता है 1:1, यानी कि ये क्या रहता है इक्वल। ये भी एक क्या आ गई, इसकी प्रॉपर्टी आ गई है। और ये ध्यान रखना है हमें, श्रेणी क्रम संयोजन कब काम में लेते हैं, वो इसलिए कि कोई उच्च विभव है उसको क्या करना करे कि अलग अलग संधारित्रों में क्या अपने को बांटना हो, या फिर किस लिए कि जो संधारित्र हैं उनसे भी क्या हमें कोई कम संधारित्र की कम धारिता वाला अगर संधारित्र हमें बनाना हो, तब क्या लेते हैं हम, इसको काम में लेते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर वाला, वो क्या हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन। तो जो समांतर क्रम संयोजन है उसमें भी हम क्या लेते हैं, वही 3 अलग अलग धारिताओं के संधारित्र लेंगे। कौन सा ले लेते हैं, वही एक तो ले लेते हैं C1 संधारित्र। इसकी बात मैं देखो ऐड करने वाली अभी बता चुकी हूँ पहले कि भाई इनको कैसे करते हैं। C2 संधारित्र, इस पर जो प्लस Q जैसे हम लेते हैं ना संधारित्रों के लिए, इधर माइनस Q आ जाएगा, और ये क्या आ गया C3 संधारित्र। अब इन तीनों को क्या होता है, इनका जो नेगेटिव वाला शिरा है उनको एक बिंदु किससे जोड़ दिया जाता है, B से, और इनका जो पॉजिटिव वाला शिरा है वो किससे जोड़ देती है, एक बिंदु A से जोड़ देते हैं। और इन पूरे को किससे जोड़ दिया जाता है, एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है जिसका विभव क्या है, V है हमारे पास। यहाँ जो विभव है V, वो क्या रहेगा, तीनों के लिए इक्वल रहता है। इनकी C1 संधारित्र के लिए भी विभव क्या आएगा, इक्वल। C2 के लिए भी क्या आएगा V, और C3 के लिए भी क्या आ जाता है हमारे पास, विभव क्या रहेगा, V। अब यहाँ पर जो ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ जो आवेश हैं वो क्या होंगे, इधर प्लस Q1, इधर क्या जाएगा माइनस का Q1, इधर क्या लेंगे प्लस Q2, ये माइनस Q2, प्लस Q3, और माइनस का क्या जाता है Q3। क्योंकि परिणाम में ये क्या रहेंगे, जो संधारित्र एक का रहेगा, एक संधारित्र जैसे C1 है वो परिणाम में तो क्या रहते हैं, समान रहते हैं। लेकिन जो अपना समांतर क्रम संयोजन है उसमें उन आवेशों का मान क्या रहता है, सबके लिए अलग अलग रहता है। तो अगर टोटल आवेश हम क्या ले रहे हैं इसके लिए Q, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस क्या आ गया Q3। हमें पता है यहाँ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसका जो परिणामी धारिता वो क्या ले लेते हैं, Cp, और संधारित्र के अपने सूत्र से क्या जाता है, Q/V आता है, नहीं आता, संधारित्र का सूत्र यही तो है हमारा। अब यहाँ से हमारे पास बात किसकी करेंगे, किनके लिए करेंगे, Q1, Q2 और Q3 के लिए। तो यहाँ से हमें बात किसकी करेंगे, Q1 की। तो Q1 इक्वल टू क्या आ जाता है, ये इसके लिए, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, CpV आ जाता है। Q1 इक्वल टू आ जाता है क्या, Cp की जगह क्या ले लेंगे, C1V। विभव क्या रहा है, सब में समान है। Q2 के लिए क्या रहा है, C2V, और Q3 के लिए क्या जाता है, C3V। हम ये जो सारी वैल्यूज़ है वो किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये क्या आ गया, CpV बराबर आ गया C1V प्लस C2V प्लस C3V। V इसमें से क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है, तो C1 प्लस C2 प्लस क्या आ गया C3, और यहाँ से V क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये Cp इक्वल टू क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये देखो समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता होती है वो सारी धारिताओं के योग के क्या होती है, इक्वल होती है। तो इससे एक चीज़ और हमारे सामने आ रही है कि अगर यहाँ पे जैसे इसकी 1 माइक्रोफेरेड, इसकी 2, इसकी 3 माइक्रोफेरेड धारिताएँ, अलग अलग संधारित्र की धारिताएँ ले रहे हैं, तो यहाँ जो तुल्य धारिता आएगी वो इसका जो मैक्सिमम होगा उससे भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी।
वहीं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, जो मिनिमम थी उससे भी क्या आ रही थी, मिनिमम आ रही थी। तो यहाँ जो समांतर क्रम संयोजन में हम इसकी क्यों ज़रूरत रहती है, वो इसलिए कि यहाँ जो ये कम विभव का या साधारण विभव का कोई संधारित्र ले रहे हैं, उसका अगर अपनी ज़्यादा धारिता का क्या है, संधारित्र बनाने में क्या लिया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर आप बात करते हैं, मैं ये तो 3 संधारित्रों को लेके चली हूँ, अगर यही क्या हूँ n संधारित्र हो तो क्या जाएगा C1 + C2 + C3 और ये क्या आ जाएंगे n। ये इसकी दूसरी कंडीशन आ गई। अब यही संधारित्र है, सो सब के सब जिनकी धारिताएँ क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो जैसे हमने पहले किया था कि ये जो सारे के सारे संधारित्र हैं उनकी धारिताएँ क्या ले लें, हम इक्वल ले लेते हैं, C' के इक्वल ले लेती हूँ मैं सबकी, ठीक है। तो यहाँ जो Cp = क्या आ जाएगा, C' प्लस ये डबल डैश ले लेते हैं इसको थोड़ा चेंज करने के लिए, C'। ये कितने हैं, n है, तो ये C" आ गया, n ही आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो संधारित्र है अपना किसका, समांतर प्लेट संयोजन के लिए जो तुल्य धारिता का मान होता है वो क्या होगा, एक संधारित्र की धारिता का कितने गुना होगा, n गुना होगा। अगर वहाँ संधारित्रों की संख्या कितनी ले रहे हैं, हम n ले रहे हैं। और यहाँ विभव है वो क्या होगा, सब अलग अलग संधारित्रों के लिए जैसे V1 V2 V3 Vn लेते हैं तो वो क्या रहेंगी, यहाँ पे इक्वल रहेंगे। अब आगे बात करते हैं, अगर यही अपन क्या कर लें, इसमें अलग अलग पैरावैद्युतांक भर देते हैं, अलग अलग पैरावैद्युतांक भर देते हैं। अब की बार क्षेत्रफल भी क्या ले लेते हैं, हम अलग ले लेते हैं। तो C की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, हमने पहले बात की, नॉर्मल बात करें पहले, εr A/d का अपना सूत्र है। यहाँ अपन मोटाई क्या ले रहे हैं, T ले रहे हैं। अगर यहाँ इसके अंदर अपन क्या εr1 भर देते हैं और इसकी मोटाई क्या ले रही है, T1, और क्षेत्रफल क्या आ रहा है, A1 आ रहा है। और इसी के लिए यहाँ जो अपना जो सेकंड संधारित्र है इसके लिए क्या ले लें, εr2, इसमें क्या भरा हुआ है, कोई पैरावैद्युतांक भरा हुआ है, इसकी मोटाई है वो क्या है, T2 है, और क्षेत्रफल क्या ले लिया, A2 हो। यहाँ εr1 T1 और ये क्या लिया हमने, A1 लिया है। इसी तरीके से जो तीसरा संधारित्र है C3, उसके लिए जो पैरावैद्युतांक हमने क्या भर दिया इसमें, εr3, और इसकी मोटाई T3 है और क्षेत्रफल क्या ले लिया है, A3 ले लेते हैं। तब यहाँ सूत्र अपना क्या होगा, हमें इस सूत्र को ध्यान में रखना है। तो यहाँ से C1 के लिए क्या आ जाएगा, εr1 A1 T1 आएगा या नहीं आएगा। C2 के लिए क्या आ जाता है, ε0 εr2 A2 अपॉन क्या आ गया, T2। और C3 के लिए आ जाता है ε0 εr3 A3 अपॉन क्या आ गया, T3। तीनों की वैल्यूज़ हम इसमें रखेंगे क्योंकि सूत्र हमारा Cp = क्या हो रहा है, तीनों जो धारिता है संधारित्रों की उनका सीधा जोड़ है या टोटल है। तो Cp = क्या आ जाता है, यहाँ से ε0 εr1 A1 अपॉन T1 प्लस क्या गया, ε0 εr2 A2 अपॉन T2 और प्लस ε0 εr3 A3 अपॉन T3। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ ε0 आ रहा है। तो ये ε0 की वैल्यू इनकी, इसको क्या कर सकते हैं अपन, कॉमन निकाल सकते हैं। और कॉमन निकालने के बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाता है कि ε0 अंदर क्या रहेंगे, εr1 A1 अपॉन T1 है। इनकी Cp = क्या लिख सकते हैं अपन, ε0 क्या ले लिया बाहर, तो εr1 A1 अपॉन क्या आ गया T1 प्लस ε0 εr3 A3 अपॉन क्या आ गया, सॉरी 2, ε0 εr3 A3 और ये क्या आ गया T3। इसी तरीके से अगर n संधारित्र हैं तो उनके लिए क्या ले लेंगे, डॉट 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 लगा के लिख लेना, ε0 εr3 an अपॉन Tn। अगर अलग अलग मोटाई के क्या ले रखे हों अपन ने, संधारित्र ले रखे हों, तब हमारे पास से जो तुल्य धारिता है वो क्या आती है, ये प्राप्त होती है। तो आज हमने जो दोनों संधारित्र बात की है किसकी, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन, दोनों में जो डिफरेंस है वो अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है तो हम किस आधार पे इनको अलग अलग कर सकते हैं।
पहला तो इनका क्या आ जाएगा, परिपथ चित्र, है ना, इनका जो सर्किट डायग्राम से। दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी, एक में आवेश क्या आ जाएंगे, आप ऐसे लिख लेना भाई, इनका मैं बता रही हूँ, इधर श्रेणी क्रम लिखो, इधर क्या लिख दो आप, समांतर क्रम। तो पहला तो क्या आ जाएगा इनका, हम डायग्राम बना देंगे दोनों तरफ। दूसरा क्या आ जाएगा, इसमें श्रेणी के लिए क्या रहता है, आवेश क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, जबकि इसमें इक्वल नहीं रहते। और इसमें क्या रहते हैं, विभव क्या रहता है, इसमें विभव इक्वल नहीं रहता, जबकि इसमें विभव का अनुपात क्या रहता है, 1:1 रहता है। दूसरी चीज फिर क्या जाएंगे, इसका 1/CS के लिए लेन की तुल्य धारिता क्या आती है, C1/C2। इसके लिए जो तुल्य धारिता क्या आती है, C1 + C2 आती है। वही इसके अंदर हमने क्या डाल दिए, N संधारित्रों के लिए अगर बात करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, 1/CS = क्या था, N/C' आया था। और यहीं इसके लिए क्या आ गया था, CP = आ गया था NC" आ गया था। इसमें क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है कि जो अपना क्या है, न्यूनतम यानी कि कम से कम धारिता का संधारित्र बनाने के लिए, और ये किसके लिए काम में लेते हैं, अधिकतम धारिता का संधारित्र बनाने के लिए काम में लेते हैं। इस प्रकार इसके कुछ और आप जितने इसकी इक्वेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हो, इसका अभी इसका प्लस है, बैटरी का ये इधर वाला क्या सिरा है, माइनस सिरा है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो एक बार देखिए वीडियो, 2 बार देखिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए कि आपको यहाँ ये समझने में दिक्कत आ रही है। आपको उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मिल जाएगा। और ये जो सारी चीज़ें हैं एक दूसरे से क्या कंबाइंड है। जैसे अभी हमारे पास आया था जो संधारित्र अगर पैरावैद्युतांक भरा हुआ उसके जो सूत्र है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो पिछला ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो इसके साथ में आज हमारा जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है वो क्या हो रहा है, पूरा है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।